हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। बेटा टुडे वी विल डिस्कस क्लास 12th इकोनॉमिक्स। हम इसमें चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में आज की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ नंबर 1, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज A underdeveloped, B stagnant, C developed and D both A and B। बेटा ये जो क्वेश्चन है, देखा जाए आपने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस की ईव के टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। क्या वो डेवलप हो चुकी थी, क्या वो स्टेगनेंट थी, क्या वो अंडर डेवलप्ड थी, या दो चीज़ें थी, अंडर डेवलप्ड और स्टेगनेंट। आप रिकॉल करो जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था, देन वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था हर कॉर्नर से, और उसमें कोई भी डेवलपमेंट की, कोई ग्रोथ की गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। सो ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज बोथ अंडर डेवलप्ड एंड स्टेगनेंट। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आएगा आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर स्मॉल, लार्ज, फ्रेगमेंटेड या बोथ ए एंड सी। अब इस केस में देखो, जब हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारे फार्मर्स थे, मतलब मेन हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इंडियन इकोनॉमी का, इट वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी पॉपुलेशन सारी अपनी लाइवलीहुड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 70% के करीब पॉपुलेशन जो थी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। सो अब वो जो उनकी लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट थी, तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी उस टाइम पूरा हमारा ग्रो नहीं हुआ था। जब उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वो क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उसमें स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, छोटे छोटे एरियाज फार्मर्स के पास थे और अलग अलग जगह पे थे, इकट्ठे एक जगह पे नहीं थे। सो द लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर, आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड सी, मीन्स बोथ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। ठीक है बेटा। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, फार्मिंग विच फोकसेस ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। अब देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फार्मिंग हमारी किस तरह होती थी? बेसिकली फार्मर का मेन फोकस क्या था? The main focus of the farmer was on the source of to fulfill the basic needs of the family or to fulfill the requirements of the family। उस चीज़ के लिए वो क्या करते थे? इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था, वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए ही फार्मिंग करते थे। सो उस फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? उस फार्मिंग को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सो आंसर क्या आएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारा, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज कॉज्ड बाय। अब देखो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत ग्रोथ कर रही थी और बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत वेल्थ इंडिया के लिए लेके आ रही थी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डिके हुई है। ए इज चेंज इन द पैटर्न्स ऑफ द डिमांड, कि अब डिमांड नहीं, उन चीज़ों की चेंज हो गए पैटर्न्स, या कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स के कारण, या ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी के कारण, या ऑल ऑफ दीज। अब देखा जाए, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी रूइन हुई है या उसकी डिके हुई है, ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगाई थी, उनके जो वो फॉरेन से फिनिश गुड्स ब्रिटेन से लेके आते थे इंडिया में, इंडियन मार्केट उन्होंने कैप्चर की हुई थी, इंडिया में वही प्रोडक्ट्स मिलते थे। इंडिया की कोई इंडस्ट्री बिल्कुल डेवलप नहीं हुई थी, और एक जो वो फॉरेन गुड्स का फिर वो पैटर्न अपने आप चेंज हो गया, डिमांड का उन चीज़ों के लिए क्रेज़ हो गया। सो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किसके कारण हुई थी? इन सब रीजन्स के कारण। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, स्विस कैनाल वॉज ओपनड इन 1870, 1868, 1869
और 1867। सो अब रिकॉल करो, सुइज कैनल कब ओपन हुआ था? ये ओपन हुआ था हमारा 1869 में। ठीक है, ऑप्शंस ऐसे ही आपको एकदम से क्लोज से आएंगी, जिसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्ट होना चाहिए आंसर। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। वो हमारा कहता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ। रिकॉल करो आप, जब इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? बेसिकली वो रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था। तो वो कह रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर, इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। नो, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट ही नहीं थी, इंडस्ट्री हमारी डेवलप ही नहीं हुई थी, तो इंडस्ट्रियल गुड्स को कहाँ से एक्सपोर्ट कर देगा? देन कम्स प्राइमरी गुड्स, यस, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आते थे। कैपिटल गुड्स, वो तो डेवलप ही नहीं हुआ था। ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन ही नहीं है। सो आंसर क्या आएगा? प्राइमरी गुड्स। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ अ साइन ऑफ। जो आप ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम देखो, उस टाइम हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थे कि बच्चों की डेथ 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाती थी। तो वो जो हो रही थी हमारी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किस चीज़ का साइन है? अब आप बताओ किस चीज़ का होगा? अगर बच्चों की डेथ जल्दी हो रही है मीन्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, और एक अगर जो अवेलेबल है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको आप अवेल करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। सो द ऑप्शंस आर पुअर हेल्थ केयर, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। सो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका साइन है? पुअर हेल्थ केयर का भी है और एक्सट्रीम पॉवर्टी का भी है। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है जेंडर बायस इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट। अब वो देखो उन्होंने बोला जेंडर बायसनेस जहाँ से बता रहा है, मीन्स मेल्स और फीमेल्स में बायसनेस किससे हो रही है? कहाँ से पता चल रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कोई उससे रिलेशन नहीं है, डेथ रेट का कोई उसके साथ रिलेशन नहीं है, मोर्टेलिटी रेट का कोई उसके साथ रिलेशन नहीं है। लिटरेसी रेट कि ऐसे पता चलता है क्योंकि लिटरेसी रेट में मेल्स ज़्यादा लिटरेट थे और फीमेल्स इलिटरेट थी। बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल उस टाइम नहीं डेवलप था, पर थोड़ी बहुत ही एजुकेशन जो थी, फैमिलीज़ में लोग क्या कहते थे कि लड़कों को पढ़ा लो और लड़कियों को अनपढ़ रहने दो, उनको घर के काम सिखा दो। सो जेंडर बायस द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इंडिकेटेड बाय बी ऑप्शन आएगी, लिटरेसी रेट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या ऑल ऑफ दीज। अब देखो कॉलोनियल पीरियड में आपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमने पढ़ा है डिटेल में, उस पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि डेथ रेट भी ज़्यादा था, बर्थ रेट भी ज़्यादा था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन। आप याद करो इंडिपेंडेंस के टाइम पॉपुलेशन ज़्यादा, लाइफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर। तो इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड एंड कमर्स या माइनिंग सेक्टर ये तो डेवलप ही नहीं थे, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बहुत था, जो भी था बैकवर्ड था, स्टेगनेंट था, बट सारी पॉपुलेशन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसके ऊपर ही डिपेंड होती थी। सो आंसर विल बी एग्रीकल्चरल सेक्टर, डी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सीवियरली अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है? देखो पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बट कॉलोनियल रूल में उन्होंने इतनी एक्सप्लॉइट की ब्रिटिशर्स ने कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइन कर दी, डिके होगी। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हुआ? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। सो आंसर विल बी डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sector was a major contributor to GDP of the country as well as the biggest employer on the eve of independence?
अब आपको पता है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या एम्प्लॉयर कौन था, कौन सा सेक्टर था, एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इसमें आपको बाकी ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम में भी कौन कंट्रीब्यूट करता था, जब एक ही सेक्टर जिसके ऊपर हम डिपेंड हो रहे थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर, जहाँ ना तो हमारा टर्शियरी सेक्टर मींस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हमारी डेवलप नहीं थी, ना हमारा ना हमारा सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हमारी डेवलप नहीं थी, ना हमारी टर्शियरी सेक्टर जो हमारा सर्विस है वो भी डेवलप नहीं था। सिर्फ हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर ही हमारी जो कंट्री पूरी की पूरी उसके ऊपर डिपेंड थी, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमारी नेशनल इनकम जनरेट होनी है, जीडीपी बननी है जितनी भी होनी है, या उसने वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। सो ऑप्शन विल बी डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। ये ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इनकी ऑप्शंस जो है ना, वो जो ईयर्स की ऑप्शंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा नियर बाय होती है। जैसे आपको मैंने स्यूज कैनाल वाला पहले कराया था, अब ये रेलवेज़ वाला है। Railways were introduced in India in the year 1850, 1853, 1855 या 1854. So the option will be 1853 B. ठीक है। Now come to question number 14. Question number 14 हमारा कह रहा है stagnant economy is the one which shows low level of productivity, little growth in income, हाई ग्रोथ इन इनकम, या बोथ ए एंड बी। अब देखो स्टेगनेंट इकोनॉमी है जो जिसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें हाई ग्रोथ इन इनकम का तो बात ही नहीं आती है, तो सी ऑप्शन तो हमारी आएगी नहीं। अब रहेगी ए, बी और डी। ए और बी में क्या कह रहे हैं वो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम होगी तभी आपकी इकोनॉमी स्टेगनेंट है ना, या इनकम ग्रोथ, जो ग्रोथ ऑफ इनकम है वो कम होगी तभी है। सो आंसर विल बी ए एंड बी। Now come to question number 15. On the eve of independence, the proportion of population engaged in agricultural sector was approximately 60%, approximately 70%, approximately 55%, approximately 45%. So answer is approximately 70%, because 72% के करीब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी बी। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.